Hello everyone, my name is Jitendra Kumar and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, I am faculty of Civil Engineering and today we are going to study about a subject building planning. तो ये सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और ये रहने वाला है 2 क्रेडिट्स का जिसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 100 और एंड टर्म एग्जामिनेशन में आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो बिल्डिंग प्लानिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग इटसेल्फ, कि बिल्डिंग ही क्या हो सकती है। तो अगर हम बिल्डिंग के बारे में सोचें तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडिंग बाय ऑल 4 साइड, ठीक है, इसमें ऑल 4 साइड सराउंड कर दिया और शेल्टर प्रोवाइड किया है ऊपर रूफ स्लैब से, किसी भी तरह के रूप से। शेल्टर किस चीज से? एक तो हमें शेल्टर प्रोवाइड कराएगी रहने के लिए, दूसरा सेफ्टी। सेफ्टी फ्रॉम व्हाट थिंग्स? दैट कैन बी वाइल्ड एनिमल्स, और उसके साथ साथ स्नोफॉल, रेनफॉल, विंटर, समर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे हमें शेल्टर और सेफ्टी प्रोवाइड की गई हो किसी भी स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? हमारी बिल्डिंग। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करो बिल्डिंग की, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। सो एनी स्ट्रक्चर फॉर व्हाटसोएवर पर्पस, कि पर्पस के हिसाब से, एक तो हम बिल्डिंग को अगर क्लासिफिकेशन मुझे करना हो तो पर्पस के हिसाब से मेरी अलग अलग टाइप की बिल्डिंग मेरे पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ब्रीफ में बताऊं तो पर्पस में जैसे मैंने रहने के लिए यूज की तो क्या हो जाएगी मेरी? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर मैंने कमर्शियल पर्पस से यूज की तो कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री के हिसाब से यूज की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड सो ऑन, ठीक है, उनके अलग अलग टाइप हो जाएंगे। और उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जितनी भी नई स्ट्रक्चर बन रही है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सारे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के हो रहे हैं। मतलब एक बड़ा सा आरसीसी फ्रेम होता है, उसके अंदर डबल एसी ब्लॉक यानी कि ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स को यूज करके पार्टीशन वॉल से उसको प्रॉपरली पार्टीशन कर दिया जाता है। और ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स है जो हमारे, उसमें क्या रहती है? हल्के हल्के वॉइड्स रहते हैं, उन वॉइड्स की वजह से हीट और साउंड का इंसुलेशन करता है, जिससे हमें साउंड प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग इजीली मिल जाती है। तो इन स्ट्रक्चर का चाहे कैसा भी पर्पस हो, उनको हमने यूज किया चाहे किसी भी मटेरियल से, यूज किया किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मतलब उनके रहने के लिए। और एंड इंक्लूड, चाहे वो ह्यूमन हैबिटेशन हो या नहीं हो, किसी मटेरियल तक को स्टोर करने के लिए, मान लो ग्रेन को स्टोर किया गया है किसी वेयर हाउस के अंदर, तो वो भी क्या है? एक तरह की बिल्डिंग हो गई। तो उसके अंदर क्या क्या रहता है हमारे पास? फाउंडेशन, प्लिंथ, वॉल, फ्लोर्स, रूफ, चिमनीज, प्लम्बिंग एंड अदर बिल्डिंग सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, वेंटिलेशन सर्विसेज, और उसमें अदर एप्लीकेशन हो जाएंगी जितने भी हम कर सकते हैं। वरांदा की बात करूं, अगर कोई फिक्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसके ऊपर वरांदा हो सकता है, बालकनी हो सकती है, कोर्निस या फिर कोई अदर प्रोजेक्शन, ठीक है। और कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो कि चारों तरफ से एनक्लोज करके रखा हो, किसी भी जगह को उसने एनक्लोज करके रखा हो, किसी स्पेस को, तो उसे हम क्या कह देते हैं? हमारी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग किसे कहते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बिल्डिंग किसे नहीं कहते वो देखते हैं। टेंट्स, एक मिनट, लेट मी चूज माय पॉइंटर। सो टेंट्स, शामियानास, पंडाल, तारपलिन का जितने शेल्टर हैं, इरेक्टेड बाय टेम्परेरी और सेरेमोनियल ओकेजन, कि किसी भी सेरेमनी के ऊपर कोई भी हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ऐसे टेंट लगा के, तंबू लगा के रख दिया, तो उसे हम बिल्डिंग नहीं कह सकते। क्योंकि मैं देखिए, माना कि मैंने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर क्या बताई है कि पर्पस क्या है, इनिशियल मैंने जो आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी चीज ने शेल्टर प्रोवाइड करा दिया, उसे हम क्या कह रहे थे? बिल्डिंग। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, वो स्ट्रक्चर टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। पंडाल, टेंट, शामियाना, ये सब बिल्डिंग्स के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बिल्डिंग की पर्पस के हिसाब से, जो उसे यूज करने का पर्पस है उसके हिसाब से बिल्डिंग के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल मतलब रहने के लिए, एजुकेशनल पढ़ने के लिए, इसमें हो जाएंगे स्कूल्स हो जाएंगे, कॉलेजेस हो जाएंगे। एजुकेशनल में क्या क्या आ जाएंगे हमारे? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एटसेट्रा।
और इन्हें हम कौन सी बिल्डिंग्स बोल देते हैं साथ में, एकेडमिक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, कि किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट होकर अगर वो बिल्डिंग है तो उसे हमने क्या बोल दिया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग बिजनेस के लिए, मर्सेंटाइल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, स्टोरेज और हैजर्डस कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कि न्यूक्लियर वेस्ट को आपको कहीं पर स्टोर करना था या फिर कोई भी ऐसी चीज को स्टोर करना है, हैजर्डस मटेरियल है, केमिकल कंपाउंड्स है, उन्हें स्टोर करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्टोरेज और हैजर्डस बिल्डिंग के अंदर उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जो, उसको बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं। पहला स्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, अ लैंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्राइजेस द फॉलोइंग मेजर स्टेजेस, कि इसके अंदर ये बेसिक स्टेजेस, मेजर स्टेजेस इंक्लूड हो सकती हैं। सबसे पहला काम करना है, अब ऐसे तो है नहीं, आपको कोई भी जगह अच्छी लगी कि आज चलो मन कर रहा है स्कूल बनाने का मेरा, चलो स्कूल बना लेते हैं। आज कोई इंडस्ट्री बनाने का मन कर रहा है, कोई घर बनाने का भी मन कर रहा है, सबसे सिंपल हम घर ही बना सकते हैं। घर बनाने का मन कर रहा है तो हमने क्या किया, चलिए घर बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता। घर बनाने से पहले आप क्या करने जाओगे, आपको वहां की लोकेशन का सर्वे करना पड़ेगा, साइटिंग का सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। इवन आपने अगर सर्वेइंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सर्वेइंग में सबसे पहले हम क्या करते थे, वहां पर रिकॉग्निजेंस सर्वे करते थे। कोई भी प्रीलिमिनरी सर्वे करने से पहले भी एक सर्वे करना पड़ता है जिसे हम बोल देते हैं रिकॉग्निजेंस सर्वे, की हम मेथड ऑफ सर्वे कौन सा यूज करने वाले हैं फॉर चूजिंग मेथड ऑफ सर्वे। इवन सर्वे के मेथड को चूज करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मेथड चूज कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है रिकॉग्निजेंस। इसी तरह से लोकेशन और साइटिंग करनी पड़ेगी हमें, कि बिल्डिंग बनानी है, आप वहां पर जाके देखोगे कि वहां की सोइल कैसी है, ठीक है। सोइल के बाद वहां पर वाटर लॉगिंग यानी कि सेम की समस्या है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहां की सोइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आसपास है भी या नहीं है, वहां पर सीवरेज सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, लाइटिंग है, वेंटिलेशन की है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स उस टाइप के उधर किस टाइप का है, ठीक है। वहां पर अगर ग्रीन एरिया है या नहीं है, ठीक है, रोड्स डेवलप्ड है नहीं है, क्योंकि आपने कई सारी देखी होंगी, नई नई आजकल बना देते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, सोसाइटीज बना दी, और उन सोसाइटी में हम जाकर देखते हैं, फ्लैट तो बुक कर लिया लेकिन हमने जाकर देखा वहां इवन रोड भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रखी होती है। तो कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन करने से पहले, इवन स्मॉलर कंस्ट्रक्शन करने से पहले, आपको वहां की लोकेशन और साइटिंग का ध्यान होना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड प्लानिंग, ठीक है, कि प्लानिंग में आप क्या क्या करोगे वहां पर। प्लानिंग स्टेज में आपके पास क्या हो जाएगा, कि आप गए, आपने साइट देखी, जैसे मान लिए 25x50 फीट का स्लोप वहां पे आपको प्लॉट दे रखा है, और गवर्नमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, इनिशियली 5 फीट का तो क्या देना है, सेटबैक, ठीक है। साइट का सर्वे कर दिया, फ्रंट से भी 5 का, लास्ट से भी 5 का, तो ये जो 40 फीट का जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, इसके अंदर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ आपके बेडरूम आएंगे, ठीक है। बेडरूम के बाद कहाँ लिविंग एरिया आएगा, कहाँ पे आपका किचन आएगा, तो इन सबको आपको पहले से अलॉट करना पड़ेगा, जिसे हम बोल देते हैं हमारी प्लानिंग स्टेज। अब प्लान तो कर लिया, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट क्या आती है हमारी, डिजाइनिंग स्टेज। और डिजाइनिंग के साथ साथ आपको क्या देनी है, डिटेलिंग देनी है। यहाँ तो मैंने क्या बोल दिया कि इधर बेडरूम है, इधर मेरी लॉबी है, इधर मेरा किचन है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मैं अब थोड़ी सी डिजाइनिंग करने बैठूंगा तो मुझे वेंटिलेशन कहाँ से देना है, ठीक है, वेंटिलेशन दे दिया। उसके बाद वेंटिलेशन के साथ साथ आपको क्या करना था, यहाँ पर जैसे मान लिया कॉलम्स प्रोवाइड कराने थे, ठीक है। तो अब आप इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट की भी डिजाइन करेंगे कि ये कितना लोड टोटल आने वाला है, ठीक है। बीम के ऊपर कितना लोड आएगा, स्लैब के ऊपर कितना लोड आएगा, वॉल के ऊपर, नीचे फाउंडेशन यानी कि हमारी सब स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आएगा,
और हमारे को कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करनी है, इलेक्ट्रिक प्लान बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, आर्किटेक्चरल प्लान बनाना पड़ेगा, इंजीनियर्स प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग डिजाइनिंग फेज हो जाएंगे। उसके बाद सारी प्लानिंग कर ली कि कैसे कैसे काम होने वाला है, कहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना उसका रिसोर्स अलोकेशन होगा, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, लेबर का हो, मॉनेटरी हो यानी कि पैसे लगाने हो, और उसके साथ मटेरियल रिसोर्सेज, बिल्डिंग मटेरियल जिसमें सीमेंट, ठीक है, उसके बाद कंक्रीट अगर फिल करना है तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर कहाँ से चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं है, आसपास वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इस सबको ध्यान में रखते हुए अब हम फाइनल स्टेज की ओर बढ़ेंगे, वो है हमारा कंस्ट्रक्शन यानी कि एग्जीक्यूशन का फेज। हमने सारी प्लानिंग तो कर ली कि क्या काम कैसे कैसे करना है, लेकिन अब हम उसे क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके। और एग्जीक्यूट में आपको कैसे देखना है कि हमारा जो काम है, जिस शेड्यूल में हमने फिक्स किया था, क्या वो शेड्यूल में चल रहा है, नहीं चल रहा, तो एक्स्ट्रा रिसोर्स अलोकेशन कर दो। एक्स्ट्रा, और एक चीज आपको बता दूं, एक पॉइंट होता है कि उसके बाद आप कितने भी रिसोर्स लगा दो, मिनिमम टाइम वो उतना लगने ही वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि कंक्रीट को सेट होने में 28 डे लगते हैं, उसे स्ट्रेंथ लेने में उतने ही दिन लगते हैं, आप उससे पहले प्लास्टरिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्लास्टरिंग नहीं कर पाओगे तो पेंटिंग नहीं कर पाओगे, पेंटिंग नहीं कर पाओगे तो जितना फर्नीचर सेटअप करने वाला था वो नहीं कर पाओगे। तो एक मिनिमम टाइम तो एक प्रोजेक्ट को चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि आपके पास अगर बहुत सारे पैसे आपने रिसोर्स अलोकेट कर दिए तो काम फटाफट से हो जाएगा, एक दिन में कंस्ट्रक्ट नहीं होने वाला। हाँ, कुछ ऐसे यूनिक कंस्ट्रक्शन है, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक दो दो दिनों में भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, लेकिन वो स्टील के इरेक्टेड स्ट्रक्चर थे। अभी हम जो मोस्टली स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं वो मेजनरी होगी, जिसमें ब्रिक मेजनरी, आरसीसी और स्टोन मेजनरी को बेसिकली यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज आवर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब ऐसे तो है नहीं आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी वो हमेशा ही वैसी रहेगी। मेंटेनेंस और उसकी रिपेयर यानी कि रिहेबिलिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस नहीं करते तो आपको इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर कि आप उसे बेयर नहीं कर सकते, आपकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वहां पर सप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर आप डेली डेली क्या, अगर आप उसकी ईयरली एनुअल मेंटेनेंस करते रहते हैं, रिपेयर थोड़ी बहुत करवाते रहते हैं, तो आपकी स्ट्रक्चर की जो लाइफ है, ओवरऑल डिजाइन लाइफ है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रपोजल आउट ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोफेशनल आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कि प्रोजेक्ट वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल है तो एक नॉर्मल आपको मिस्त्री भी बनाकर दे देता है, और अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो आप क्या करते हैं, पहले सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, वहां से उसके पास से प्लान बनवा के लेके आते हैं, और एक दो बार साइट विजिट करते हैं, आपको कंस्ट्रक्ट करके दे देते हैं। और अगर उससे भी कॉम्प्लेक्स है, आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपरली डिजाइन कंस्ट्रक्शन हो, प्रॉपरली डिजाइन का स्ट्रक्चर बने, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर। सिर्फ सिविल इंजीनियर से काम नहीं चलेगा, सिविल के भी काफी पार्ट होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ऊपर भी लिखा हुआ है कि कैसा मैग्नीट्यूड और उसका कितना कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिक वायर्स वहां पर लगाने वाले हो तो कैसा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होगा, कि कहाँ कहाँ कौन से सॉकेट लगाने हैं, कितने पॉइंट्स देने हैं, कैसा पूरा उसका प्लान बनेगा, कौन सी फेज में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कौन सी फेज में हमें इलेक्ट्रिक वायर को वहां पर डालना है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। प्लम्बिंग इंजीनियर, ठीक है। फायर प्रोटेक्शन आजकल एक बड़ा ही कंसर्न हो गया। आपने पुरानी बिल्डिंग्स कुछ देखी होंगी, कुछ जैसे बिल्डिंग है हमारी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ बिल्डिंग्स में जनरली यूं ही बना दिया होता था, कोई भी फायर एस्केप नहीं दिया होता। और काफी आपने ऐसी न्यूज भी सुनी होगी, न्यूज में देखा होगा कि कहीं पर आग लगी फलाना जगह और वहां पर इतने लोगों की मौत होगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमारे
नेशनल बिल्डिंग कोड दिया हुआ है, कब से चल रहा है वो नेशनल बिल्डिंग कोड और कितनी बार रिवाइज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे फॉलो नहीं करते। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बोला होता है कि एक स्टेयरकेस ऐसी प्रोवाइड करानी होती है जहां से आप विंडो को ब्रेक करके इजीली फायर एस्केप दिया जा सके। सेकंड क्या होता है, वहां पर होज रील, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पे होज रील और उसके लिए यानी कि एक पाइप सी देखी होगी आपने, उस पाइप के लिए एक सेपरेट प्रेशराइज्ड वाटर टैंक का भी प्रोविजन दिया होता है। नॉर्मल वाटर टैंक हम वहां पर यूज नहीं कर सकते कि उसमें से मान लीजिए पानी खत्म हो गया और उसी टाइम आग लगी तो क्या करेंगे, तो एक सेपरेट वाटर टैंक का प्रोविजन होता है। और कोई भी अगर आपको ग्लास विंडो दे रखी है तो उसके पास आपको क्या होगा, कुल्हाड़ी वगैरह उसको तोड़ने के लिए जरूर दी होनी चाहिए। हैंड ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंकलर में भी अलग अलग टाइप के, एक तो वाटर वाला होना चाहिए ताकि जैसे नॉर्मल फायर हो तो वाटर से बुझ जाए। ऑयल या फिर इलेक्ट्रिक की वायर हो, आप उसके ऊपर वाटर यूज नहीं कर सकते, वाटर यूज करेंगे तो झटका लग सकता है, और ऑयल हो तो ऑयल स्प्रेड हो सकता है, फायर और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। तो उसके लिए पाउडर बेस्ड हमारे को स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के अलग अलग सिस्टम है फायर प्रोटेक्शन के ऊपर, तो हमें पूरा आगे पढ़ना भी है। और हमें जरूरत पड़ेगी HVAC इंजीनियर। HVAC का मतलब है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC का मीनिंग क्या हुआ पूरा, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर तो है नहीं, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या करोगे उधर, कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो आप क्या करोगे, एक ऐसे डब्बा सा स्ट्रक्चर बना के छोड़ दोगे और चारों तरफ से बंद कर दोगे, ठीक है। तो एयर का फ्लो कैसे होगा, यानी कि आप वेंटिलेशन कहाँ प्रोवाइड कराने वाले हो। तो आपने जनरली स्ट्रक्चर देखा होगा हमारे इस साइड, मारवाड़ वाली साइड यानी कि राजस्थान वाली साइड, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो उस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक तो बड़ी बड़ी हाइट के, ठीक है, कोई भी आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखा होगा, बड़ी हाइट के कंस्ट्रक्शन है और बीच में उस हीट के बाहर निकलने के लिए खाली जगह छोड़ी होती है। कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ इस साइड, ठीक है। और खाली जगह छोड़ने के बाद भी क्या किया जाएगा, वहां पर कोई भी विंडो वगैरह है, अगर मान लीजिए विंडो का इस तरह से ऐसे साइन दिया जाता है, ठीक है, बीच में ग्लास पेन सिल लिंटल सब शो किया हुआ है। तो इस तरह की विंडो डिनोट करने के बाद इस विंडो के ऊपर क्या लगाया जाता है, छज्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉर्मली छज्जास भी कह देते हैं। तो इन सबको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे, अंदर रूम के कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सेटबैक यहाँ पर दे रखा है चारों तरफ से, ताकि धूप ना पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा शेडिंग होगी उसके कारण हमारे पास हीट का एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा, हीट एब्जॉर्प्शन कम तो गर्मी कम, और उसके लिए हमें जो हमारी एयर कंडीशनिंग है उसकी कॉस्ट भी बच जाएगी। अगर आप पूरी बिल्डिंग को पैक कर रहे हो फिर तो, और अगर आपकी टोटल एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशन बिल्डिंग है, तो आप उसे पूरा पैक कर दीजिए, क्योंकि कहीं से भी वेंटिलेशन हो रहा है, एयर लीक हो रही है, तो आपकी मानसिक जो हीट है यानी कि कोल्ड है वो भी लीक होने लग जाएगा, एयर कंडीशनिंग भी लीक होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना है कि गर्म जगह के अंदर, हॉट क्लाइमेट के अंदर, बेसिक जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए है, फॉर हॉट क्लाइमेट। तो हॉट क्लाइमेट के अंदर आपको जो कंस्ट्रक्शन करना था और आपको क्या करना है कि एसी वगैरह यूज नहीं करने, कम यूज करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में एक तो ओपन एरिया प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओपन एरिया प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पर प्रॉपर शेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक गर्मी से बचने के लिए एक और नई टेक्निक यूज की जा रही है। आपने देखा होगा आजकल पेंटिंग की जगह क्या करते हैं, हल्के हल्के ग्रिट्स, इतने से छोटे छोटे पार्टिकल लगा के, ग्रिट लगा के उनको सीमेंटेड कर दिया जाता है, पूरा वॉल के ऊपर क्या कर देते हैं, सीमेंट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रिट वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ग्रिट वॉल की कंस्ट्रक्शन करने के कारण, या फिर आपने पुराने घर देखे होंगे मारवाड़ साइड में, तो पत्थरों के ऊपर बजाय सपाट पत्थर लगाने के क्या किए जाते थे, उबड़ खाबड़ पत्थर लगाए जाते, ठीक है। उबड़ खाबड़ पत्थर लगाने का मेन मकसद जो है हमारा, ताकि उसके ऊपर लाइट पड़े, ठीक है। लाइट पड़ेगी
तो उबड़ खाबड़ है तो कुछ पोर्शन पे क्या हो जाएगी, शेडिंग। पोर्शन पे शेडिंग है, वहां पर हीट पड़ी ही नहीं, सनलाइट नहीं पड़ी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हीट की कमी हो जाएगी, टेम्परेचर वहां पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की टेक्निक भी हो जाती है। दूसरा आपने देखा होगा, अगर आप जोधपुर गए हो, जोधपुर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही शानदार और सोच के किया गया है। ओल्ड सिटी का जो ब्लू सिटी कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा, तो घर बने बीच में, मान लीजिए कि रोड है, एक घर इस साइड बना हुआ है और दूसरी साइड घर ऐसा बना हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्शन की खासियत क्या थी कि जब सन मेरा इस तरफ था, ठीक है, सन मेरा इस तरफ था, तो इस घर के कारण टोटल शेडिंग होगी। और सन मेरा जब इस साइड आता है, तो इस घर के कारण टोटल शेडिंग हो जाती है। यानी कि जो बीच का एरिया रहने वाला है रोड के ऊपर, वहां पर टोटल पूरे टाइम पर शेडिंग ही रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गलियां थी, छोटी छोटी गलियां, इसलिए नहीं बनाई कि जगह की कमी थी, ये इसलिए बनाई गई है ताकि उन गलियों के अंदर शेडिंग रहे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारे मरुद्रा में कितनी गर्मी पड़ती है, इस साइड वेस्टर्न राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, तो उसे गर्मी से बचने का एक तरीका ये था। एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन होता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। अब कैविटी वॉल का फायदा क्या हो जाता है कि एक मान लो वॉल आपने ये कंस्ट्रक्ट कर ली, दूसरी वॉल ये कंस्ट्रक्ट कर ली, बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल बाहर से कितनी मर्जी हीट आए, अब इसने हीट को तो ट्रांसफर होने से एकदम रोक लिया, ठीक है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए अंदर गर्मी कम लगी हमें, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। एचवीएसी इंजीनियर का काफी बड़ा रोल हो जाता है। फिर देखिए एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की, आपके एनवायरमेंट के आसपास क्या फर्क पड़ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए आपने ऐसी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसमें से एग्जॉस्ट दे रहे हैं, गर्म गैसेस निकल रही हैं, चिमनी वगैरह लगाई नहीं आपने, ठीक है। चिमनी से मेरा यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर से, या फिर मैकेनिकल प्रेसिपिटेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो पीएम पार्टिकल पर्टिकुलर मैटर होते हैं, एनवायरमेंट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा सुन लीजिए। पर्टिकुलेट मैटर है, उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, एब्जॉर्ब करके चिपका लेते हैं, ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण। तो ये चिपकाने के कारण अब एयर है थोड़ी सी प्योर होगी, रिलेटिवली 90% प्योर एयर हम कह सकते हैं। तो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट का क्या काम है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करे आसपास के एनवायरमेंट पर कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, टाउन प्लानर एंड अर्बन डिजाइनर। लेट मी erase all this annotation. ओके, टाउन प्लानर का क्या काम है, ऐसा तो है नहीं आपका मन किया कि चलो आज हम जोधपुर में घर लेने चलते हैं, पुराने जमाने में किसने सोचा जोधपुर में घर लेने चलते हैं, और वहां पर जाकर घर बना दिया, तो उबड़ खाबड़ घर बना दिए, कोई गलियां नहीं है, किधर नहीं पता अगली वाली गली खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो टाउन प्लानर या अर्बन डिजाइनर का यहाँ पर क्या काम है कि उस टाउन के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग कहाँ होंगी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहाँ होंगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ होंगी, रिक्रिएशनल बिल्डिंग कहाँ होंगी, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड बिल्डिंग कहाँ होंगी, ठीक है, और हॉस्पिटल्स कहाँ होंगे, स्कूल्स कहाँ होंगे, कॉलेजेस कहाँ होने चाहिए। तो ये सब डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज किस साइड होनी चाहिए, वो हमारा बताएगा टाउन प्लानर, ठीक है, उस टाउन की पूरी प्लानिंग करने के लिए, ताकि हमें पता लगे कितना वेल एस्टेब्लिश है। आप एक गली से जा रहे हो, आपको पता लगे कि सामने दूसरी गली है। तो एक ग्रिड वॉल के अंदर कुछ आपने सिटीज देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का होम टाउन है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा किया हुआ है कि पूरा ग्रिड में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो, ठीक है। ग्रिड का मीनिंग क्या है आपको यहाँ पर बता दूं मैं, कि पूरे टाउन को इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बीच में यहाँ पर अलग गलियां चल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाउसेस डेवलप कर ली। तो एक तो प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है,
इससे कि प्लानिंग का फायदा क्या हो जाता है कि कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करानी है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करानी है, तो इजीली, ठीक है, वो इजीली वहां पर प्रोवाइड की जा सकती है और दिखने में भी काफी अच्छा रहता है और इसका फ्यूचर एक्सपेंशन काफी इजीली हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंशन भी इजीली हो जाएगा। साथ में रोड्स वगैरह हैं वो काफी वाइड रहती हैं, जिससे आप कोई भी व्हीकल वगैरह इजीली वहां से लेकर जा सकते हैं। ठीक है,